एकदम फंस गए। सर आ नहीं रहा है वो, आ नहीं वैल्यूएशन रहा है। अब आप शेयर साइड में नहीं आ रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे हैं। इसको देखना नहीं है, बोर्ड को पूरा देखना नहीं है। आ रहा है। अच्छा कम से कम पता चला तो कहा नहीं उठाया बढ़िया तरह से, ले उठा हैं, बस है ना। फिर जब देखोगे तुम लोग वहाँ पे ना वीडियो पर तो एकदम अबे गिर जाएगा अब सही है सर, परफेक्ट। आप चलो देखें। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर यानी अंशों का मूल्यांकन। तो अंशों के मूल्यांकन से क्या समझते हैं? अंशों का मूल्यांकन किसे करते हैं? संपत्तियों का मूल्यांकन से क्या समझते हैं? पार्टनरशिप तुम लोग इंटर में पढ़ के आए हो, फिर इधर भी वैल्यूएशन कई मतलब बताया गया है। तो वैल्यूएशन मतलब क्या है कि संपत्ति को कितने रुपए में बेचा जाएगा, कितने रुपए में खरीदा जाएगा। आज की डेट में अगर फर्नीचर पड़ा हुआ है, चेयर पड़ी हुई है, पंखा पड़ा हुआ है, जो भी एसेट्स अपने पास है, अगर आज उसको बेचा जाए तो कितने रुपए का बिकेगा, रियलाइजेबल उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसी को क्या कहते हैं? संपत्तियों का मूल्यांकन। तो अंशों का मूल्यांकन का मतलब क्या हो जाएगा? तो अंशों का मूल्यांकन का मतलब ये हो जाएगा कि अगर आज हमको अपना शेयर बेचना हो, खरीदना हो, या उसको ट्रांसफर करना हो, या उसका और कुछ काम हो, तो उसकी वैल्यू आज क्या है उसको आंका जाएगा। उसी को क्या कहेंगे? वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अंशों का मूल्यांकन कहा जाएगा उसको। यानी कि अंशों को कितने में खरीदा जाएगा, कितने रुपये में बेचा जाएगा, कितने रुपये में उसको ट्रांसफर किया जाएगा, या उसके अदर कुछ काम होंगे तो उसको कितने रुपये में मापा जाए। तो ये सब क्या कहलाएगा? आपका अंशों का मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं बुक की लैंग्वेज में क्या होता है। देखिए बताया कि यहाँ पर कि मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अंशों के मूल्यांकन का आशय। लिखा है यहाँ पर कि अंशों के मूल्यांकन का आशय इनके ऐसे मूल्यांकन से है जिस पर इसका क्रय, विक्रय, हस्तांतरण या कर निर्धारण किया जाता है, या जिसके आधार पर अंशधारियों या अन्य किसी को अंश पूंजी की स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त होता है। ये कितने रुपया शेयर कैपिटल है, ये चीजें पता चल जाती है। किसी कंपनी की शेयर की वैल्यू क्या है, ये पता चल जाएगा कि शेयर की कंपनी की जो वैल्यू है कितने रुपया है। ठीक है ना। फाइंडिंग आउट ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर यानी अंशों का मूल्य ज्ञात करना। अब अंश का मूल्य ज्ञात कैसे किया जाएगा, उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, तो उसके बारे में बता रहा है कि जो अंश स्कंद विपणी यानी स्टॉक एक्सचेंज, स्कंद विपणी बोले तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कंद विपणी बोला जाता है हिंदी में। इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को आप जानते हैं। ठीक है ना। तो जो अंश स्कंद विपणी यानी स्टॉक एक्सचेंज की सूची में सम्मिलित होते हैं उनका मूल्य स्कंद विपणी की प्रतिभूतियों की छपी हुई कीमतों से ज्ञात किया जा सकता है। पर जिन अंशों का मूल्य छपा नहीं होता है, अनकोटेड शेयर, उनका मूल्य ज्ञात करने के लिए मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार उन अंशों का भी मूल्य मूल्यांकित विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है जो स्कंद विपणी में पंजीकृत होते हैं। क्योंकि स्कंद विपणी में अंशों के मूल्य में उतार चढ़ाव होने के बहुत से कारण होते हैं और इनके आधार पर निर्धारित मूल्य उचित मूल्य नहीं होता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अंशों के मूल्यांकन की समस्या सभी प्रकार के अंशों के स्कंद में हो सकती है। करें भाई देखो, जिनका शेयर की वैल्यू आपके शेयर मार्केट में दिखाई देती है, छपी होती है, तो उसकी उतनी ही रहेगी। लेकिन जिसकी छपी नहीं है, कोटेड है, उसको ज्ञात करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, तो उसको क्या कहेंगे? अंशों का मूल्य कहेंगे। लेकिन करेंगे देखो, चाहे छपा हुआ हो चाहे बिना छपा हुआ। छपा हुआ भी है तो कोई बहुत सारी वजह से उसमें हर वक्त फ्लक्चुएशन होता रहता है, घटती बढ़ती रहती है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा उचित नहीं माना जा सकता है, फेयर नहीं माना जा सकता है, उसको भी कैलकुलेट करना पड़ता है। इसका मतलब चाहे प्रिंटेड हो चाहे नॉन प्रिंटेड हो, छपे हुए हो चाहे कोटेड हो, जो भी रहे उसका वैल्यूएशन करना ही पड़ेगा आपको। कंपनी के शेयर का वैल्यूएशन करना पड़ेगा कि अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो तो क्या उसकी वास्तव में जो वैल्यू हमको मिल रही है इस टाइम उतने रुपये की है कि नहीं है, तो उसको आप चेक करोगे, उसे क्या कहेंगे? वैल्यूएशन ऑफ शेयर। अगर मुझे किसी कंपनी का शेयर बेचना है तो मैंने खरीदा था उसको 10 रुपये में, तो कितने का बेचूं? 12 रुपये का बेचूं कि 8 रुपये का बेचूं, 25-30 रुपये बेचूं, तो उसकी वैल्यूएशन मुझको करनी पड़ेगी। अब उसको कैसे किया जाएगा? उसी की विधि सीखनी है, उसी की मेथड सीखनी है कि कैसे शेयर को की वैल्यू ज्ञात की जाती है, कैसे शेयर की वैल्यू निकाली जाती है, कैसे किसी शेयर की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है ना।
तो आ रहा है यहाँ पर कि अंशों के मूल्य निर्धारण करने की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। अब पूछ रहे हैं, चलो ठीक है, जान गए कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्यों किया जाता है, तो उसकी कुछ वजह बताओ, क्या जरूरत है, क्यों इसको निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, समझ में आ रही है कि भाई शेयर की वैल्यू आज पता करना है हमको, तो कैसे निकाला जाएगा, मेथड से भी पढ़ोगे ही पढ़ोगे, क्यों निकाला जाएगा शेयर की वैल्यू आज की डेट में, क्यों पता करना चाह रहे हो? अभी ऊपर बताया गया था, क्रय करने के लिए, विक्रय करने के लिए, उसका ट्रांसफर करने के लिए, टैक्स देने के लिए, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं जिसकी वजह से निकालना पड़ता है, नहीं पड़ता। शेयर खरीदना हो तब भी हम चेक करेंगे, बेचना हो तब भी हम चेक करेंगे, अपना ट्रांसफर करना हो किसी को तब भी चेक करेंगे, टैक्स हमको देना है उस पर कितना बन रहा है तो भी चेक करेंगे, और भी कुछ काम पड़ रहा है तो भी हम चेक करेंगे। ये सब वजह दिया हुआ है वही सब लिखा है इसमें। सबसे पहले एकीकरण पर अनअमलगमेशन, तो अमलगमेशन तो लोग पढ़े ही हो। ए कंपनी बी कंपनी क्या करती है, खरीदती है। जब ए कंपनी बी कंपनी को खरीदेगी तो ए शेयर देगा उनको, तो उनके शेयर को ले रहा है, तो कितने रुपए की आज की शेयर की वैल्यू पता करो तभी उनके शेयर की वैल्यू दे कर दोगे। लिखा गया था, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाले होगे, अमलगमेशन में इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली गई थी, वो इसी निकाली गई थी कितने रुपए देंगे, यानी आज की वैल्यू आप शेयर कितनी, हम आपको कितना रुपए दे दें तो निकल जाएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा। तो जो कंपनी खराब हो गई है, बर्बाद हो रही है, हम उसी शेयर की क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे आज की डेट में, और कितने लोगों को दे देंगे शेयर होल्डर को, मामला खत्म, सारी एसेट सारी लायबिलिटीज हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो तरीका ये हो गया अमलगमेशन पर। और ऑन कन्वर्जन ऑफ शेयर, अंशों के परिवर्तन करने पर, यानी कि अंश को कंपनी में क्या करना हो, अपना पुराना अंश लेकर नया अंश खरीदना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो आज की शेयर की वैल्यू कितनी है तब नहीं पता चल पाएगा कि 12 रुपए का 15 रुपए का है, 15 का दे करके फिर नया शेयर ले रहे हो, यानी कन्वर्जन पर भी हो सकता है। कंपनी के संविलियन पर अनअडॉप्शन ऑफ कंपनी, जब कंपनी संविलियन हो रही है, क्या हो रही है, कंपनी आपस में मिल रही है, यानी पुरानी कंपनी को खरीदती है, तो लोग बताया गया अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों की मीनिंग बताई गई है कि अमलगमेशन में एक नई कंपनी आवश्यक रूप से स्थापित होती है, यानी ए कंपनी थी बी कंपनी थी, एक नई कंपनी बनाएगी सी कंपनी ने ए को और बी को ले लिया, तो उसको उन्होंने क्या बोलते थे, अमलगमेशन। और एब्जॉर्प्शन मतलब क्या थी कि ए कंपनी थी बी कंपनी थी, ए कंपनी ने बी को ले लिया या बी ने ए को ले लिया, मतलब एक एग्जिस्ट कंपनी ने किसी एग्जिस्ट कंपनी को ले लिया है। तो चाहे अमलगमेशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, दोनों केस में हमको क्या पता करना होगा कि उसके शेयर की वैल्यू क्या है, तब भी निकालने की जरूरत होगी। वही बता रहे अनअमलगमेशन और अनएब्जॉर्प्शन और अनकन्वर्जन और अंतर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी के पुनर्निर्माण पर, तो कंपनी का पुनर्निर्माण ही पढ़ो, उसमें भी हमको पता करना है कि कंपनी की शेयर की वैल्यू 100 रुपया है, तो क्या आज में 100 रुपया है, नहीं, 1 रुपया 10 रुपया 15 रुपया, आप करके उसको फिर से रीवैल्यू कर सकते हो। तो जितनी चीजें पढ़ी सब चीजें अभी फिलहाल तुम लोग आ रही हैं। एक निजी कंपनी के अंशों के मूल्यांकन के लिए भी कर सकते हो इसको, और उसके अलावा तुम लोगों को दिया हुआ है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। किसी ऐसी कंपनी का अंश क्रय करने के लिए मूल्यांकन जिस पर नियंत्रण हो करना हो, यानी कि उसको होल्डिंग कंपनी बनाना हो, ठीक है। राशिकरण की दिशा में सरकार द्वारा अंशों की क्षतिपूर्ति के लिए मूल्य निर्धारण करना हो, ऐसे अंशों की बिक्री होने पर जिनका मूल्य प्रकाशित न किया गया हो, संपत्ति कर एवं उपहार कर निर्धारण करने पर यदि संबंधित संपत्ति में अंश है, प्रन्यास और वित्तीय कंपनियों के चिट्ठे की संपत्तियों का मूल्यांकन करने पर, बैंक अंशों की प्रतिभूति पर ऋण देते हैं। देखो बैंक का जब लोन देता है और आप सिक्योरिटी तौर पर क्या जमा कर रहे हो, शेयर जमा कर रहे हो, तो शेयर की वैल्यू कितनी है जानूंगा तब ना मैं आपको 10 लाख लोन दे रहा हूँ और 8 लाख की प्रतिभूति जमा करूंगा। 10 लाख का लोन दे रहा हूँ तो कम से कम आपसे 15 लाख का 13 लाख का 14 लाख का हमेशा उससे ज्यादा ही की प्रतिभूति रखूंगा। तो जो शेयर दे रहे हो तो शेयर की मैं वैल्यू पता करूंगा कि है कि नहीं 12-14 लाख रुपया, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, जब बैंक अंशों की प्रतिभूति पर ऋण देते हैं तो अंशों की मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। अब कुछ विशेष दशाओं में ऋण व दायित्व भुगतान करने के लिए खान की संपत्तियों के वितरण होने पर अवशिष्ट मूल्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अन्य किसी दशा में जबकि ऐसा करने में विशेष ज्ञान प्राप्त करने की संभावना हो। तो ये सब बहुत सारी वजह बता रहा है, इन वजह से आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना पड़ता है। तो 4-5 चीज तो मोटे मोटे टर्म दे देना, यानी क्रय और विक्रय और वो करने पर। तो क्रय विक्रय कब किया जाता है, जब अमलगमेशन होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, होल्डिंग होती है, सभी केस दिया हुआ उसमें। उसके बाद फिर लोन लेने के लिए कह सकते हो, गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से वैल्यूएशन ऑफ शेयर की जरूरत
पड़ती है। तो लिखा था यहाँ पर क्या आवश्यकता पड़ती है वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने की। तो क्वेश्चन बन सकता तुम लोगों से नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, यानी अंशों के मूल्य निर्धारण करने की आवश्यकता। तो क्यों मूल्य निर्धारण किया जाता है, क्या आवश्यकता है, क्यों इसकी वैल्यूएशन की जाएगी, तो इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब आता है यहाँ पर अंशों के मूल्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर। जो हमारे पास शेयर होते हैं उनकी वैल्यूएशन जब की जाती है तो उसको कई नामों से जाना जाता है। तो इसमें नाम दिया हुआ है आपका है सम मूल्य, एट पार। तो एट पार जानती हो, उसी को हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। यानी कि जो शेयर कंपनी की जो पूंजी होती है वो जो छोटे छोटे पार्ट में बांटा जाता है जिसको हम लोग शेयर बोलते हैं। तो प्रत्येक पार्ट कितने का होगा, 10 रुपए का, 100 रुपए का, 50 रुपए का, कितने का एक शेयर होगा, उसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। वही क्या होता है, एट पार। तो उसको अगर उसी पर इशू करेंगे तो एट पार वैल्यू कर जाएगी, अगर उसी को अधिक पर करेंगे तो एट प्रीमियम पर बोला जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू मतलब जिस पर रिकॉर्ड किया गया बुक में, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है मार्केट वैल्यू, जो मार्केट में जिसको बेचा जाएगा। 10 की जगह पर 12 रुपये बेच सकते हो आप, तो 12 रुपये क्या हो जाएगी आपकी मार्केटेबल वैल्यू हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस, जितने रुपये में आप खरीदते हो। तो अगर मैं शेयर खरीद रहा हूँ मार्केट से 12 रुपये का, तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, 12 रुपये। ये तो होल्डिंग कंपनी में देखे ही होंगे कि 10 रुपये का शेयर तुम लोग 33 रुपये में खरीदे थे, 100 रुपये का शेयर 300 रुपये में 500 में खरीदे थे, ठीक है ना। 100 का शेयर 160 में खरीदते हैं। तो जो इतने रुपये मैं खरीद रहा हूँ वो मेरी क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। तो उसको कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि उसके जो कैपिटल इंप्लाइड होते हैं, तो टोटल कैपिटल इंप्लाइड को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो एक जो वैल्यू निकल गया उसको क्या बोलेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू बोला जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू, तो इंट्रिंसिक वैल्यू तुम लोग देख चुके हैं कि टोटल एसेट्स में से टोटल आउटसाइड लायबिलिटी घटा दो, और उसके बाद प्रेफरेंस होल्डर को भी घटा दो। जो बचेगा किन का बचेगा, इक्विटी वाला बचेगा, और इक्विटी वाले को नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दी जाए तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू बोलेंगे। और इंट्रिंसिक वैल्यू तुम लोग अमलगमेशन में पढ़ चुके हो, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। उसके बाद फिर आता है फेयर वैल्यू, मतलब फेयर वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, उसकी जो मार्केट वैल्यू है और जो उसकी फेस वैल्यू है, उन दोनों में कौन उचित है उसको क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें से बताई गई हैं। इसको कह सकते हो कि मार्केट वैल्यू और मार्केट वैल्यू, ध्यान सुनो, मार्केट वैल्यू और जो उसके शेयर की जो वैल्यू है फेस वैल्यू, उन दोनों को जोड़ करके तो डिवाइड कर दो, जो एवरेज निकल के आएगा ना वो क्या है, फेयर वैल्यू। और अभी मैं तुम लोगों को आगे जो मेथड पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें जो तीसरा मेथड है वो तुम लोग फेयर वैल्यू का है, कि फेयर वैल्यू कैसे निकाली जाती है। इसका मतलब तुम लोग निकालोगे, इसमें क्या क्या इंट्रिंसिक वैल्यू भी सीखोगे, फेयर वैल्यू भी सीखोगे, ठीक है ना। तो इनकम के आधार पर, प्रॉफिट के आधार पर सब बांटा जाएगा इसमें। चलो ये हो गया। अब अंशों के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ शेयर। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से अंशों का जो मूल्य होता है प्रभावित होता है, घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से शेयर की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, कुछ वजह बताओ। दिया हुआ है इसमें कम से कम 16 दिया हुआ है, लोग अपने हिसाब से बताओ, इसको छोड़ दो। जो चार तुम लोग अपने हिसाब से बताओ कि क्यों, मतलब कि किसी भी शेयर की वैल्यू घटती है या बढ़ती है, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन से ऐसे कारक हो सकते हैं जिसकी वजह से शेयर की वैल्यू क्या होती है, घट सकती है या बढ़ सकती है। क्या हो सकता है बताओ। मार्केट में मतलब अगला वैसा ही प्रोडक्ट आ जाता है, सेम प्रोडक्ट। हाँ ठीक है, कंपटीशन, और कंपनी की लॉस हो रही हो, लगातार प्रॉफिट हो रही हो, तो और प्रोडक्ट की डिमांड हो, हाँ चलो ठीक, और डिमांड ना हो तो लॉस होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये रहेगा कि घट सकता है या बढ़ सकता है, जरूरी नहीं कि बढ़ाई। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं, कौन से ऐसे कारक हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी भी शेयर की वैल्यू क्या होती है, या तो घटेगी या तो बढ़ेगी। तो बहुत सारे फैक्टर हैं घटने बढ़ने के, ठीक है ना। तो इसमें वजह दिया हुआ है, सबसे पहले लिखा है यहाँ पर व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस प्रकार का है, किस तरह का बिजनेस है आपका, ठीक है। उसके अलावा भी बताएंगे यहाँ पर कंपनी की उपार्जन शक्ति, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी कितना कमाती है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। गत वर्षों में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश, डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में कितना लाभांश दिया गया था। तो लाभांश अगर ज्यादा दोगे तो शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, लाभांश कम दोगे तो शेयर की वैल्यू घट जाएगी, ठीक है ना। नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की शुद्ध मूल संपत्तियां, शुद्ध संपत्ति किसको कहते हैं तो बता दिया गया था, टोटल एसेट्स
माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, उसी को बोलते हैं नेट एसेट्स, शुद्ध संपत्ति, नेट वर्थ, कैपिटल इम्प्लाइड, ये सब बताया गया ना है, कैपिटल इन्वेस्टेड। यस सर। उसके बाद फिर आता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, कंपनी का पूंजी ढांचा, कंपनी का पूंजी ढांचा। पूंजी ढांचा कहते हैं किसको, ये बताओ, ये बताना है ना, पूंजी ढांचा किसे कहता है, पूंजी, हाँ हाँ कैपिटल ढांचा, कैपिटल स्ट्रक्चर। हाँ जी, कोई बता सकता है कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, पूंजी ढांचा किसे कहते हैं। इसके ऊपर भी आपके शेयर की वैल्यू डिपेंड करती है, कैपिटल स्ट्रक्चर आपका कैसा है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं किसको, तब जानोगे, जिसको जानते हो उसको तो कोई जरूरत नहीं, जिसको नहीं जानते उसको बताऊंगा कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, पूंजी ढांचा किसे कहते हैं। कंपनी में किस किस सोर्स से इनकम हो रही है, कंपनी में किस सोर्स से इनकम हो रही है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है। कहाँ कहाँ से आपने व्यापार करने के लिए पैसा लिया, आप अपनी सेल्फ पूंजी लगाए हो, उधार लिए होंगे, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, पूंजी ढांचा बोलते हैं कि आपने जो पूंजी लगाई वो कहाँ से आई है। तो कंपनी में क्या होता है, शेयर शू करके भी आती है, डिबेंचर शू करके भी आती है, बैंक से लोन लेकर के भी होती है। ये तीन रिसोर्सेज हैं जहाँ से लेकर के अपना काम करते हो, तो इसको क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलता है, पूंजी ढांचा, कि आपकी पूंजी कहाँ से खड़ी हुई है ये, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कि इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो अगर आप ज्यादा लोन ले करके, अगर आप पूंजी खड़ी करके कारोबार कर रहे हो तो आपकी शेयर की वैल्यू कम होगी, क्योंकि डिविडेंड कम होगा। भाई सर तो इंटरेस्ट टाइम चला जा रहा है, अगर लोन न रहे, सिर्फ अपनी पूंजी रहे, तो जितनी प्रॉफिट बिल्कुल अपनी है, तो डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। जब डिविडेंड ज्यादा मिलेगा तो शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आपका शेयर महंगा बिकेगा, क्योंकि आप पता है सर जो भी खरीदेगा इसमें शेयर का जो रिटर्न मिलता है ना, अच्छा मिलता है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर गुडविल ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द कंपनी, कंपनी द्वारा उत्पादित माल की ख्याति। तो गुडविल पर भी डिपेंड करता है कि उसकी गुडविल क्या है, ठीक है। इस कंपनी में अन्य पक्षों के विनियोग, इन्वेस्टमेंट ऑफ अदर पार्टीज इन द कंपनी, कंपनियों में इन्वेस्टमेंट जो होता है ना वो भी महत्वपूर्ण होता है, किसके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है। अगर हम लोग दो चार लोग मिल करके कोई कंपनी चला रहे हैं, ठीक है ना, तो उसकी बात अगर उसी में मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी या फिर जमशेदजी टाटा, ये लोग इसमें इन्वेस्ट कर दें, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, संजय दत्त, ये सब अगर इन्वेस्ट कर दें तो अभी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फरहान लगा, अमिताभ बच्चन लगा दिया, शाहरुख खान लगा दिया, तो उसकी वजह से क्या होती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाती हैं इन लोगों को, गुडविल बढ़ाने के लिए, इसीलिए बढ़ाती हैं। लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, लोग हमारे प्रोडक्ट में विश्वास करने लगेंगे, हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बनाए जाते हैं। अभी ब्रांड एम्बेसडर के नाम पर याद आया कि अभी मैं देख रहा था उस पे फेसबुक पे कि एक आदमी बगल में है, चंडुल है, बगल में हीरोइन खड़ी हुई है, उसकी लड़की है वो लड़की जो है ऐसे तेल का मतलब कि प्रचार करती है कि बाल किसी के झड़ जाए तो निकल आएगा, और बाप चंडुल है बगल में खड़ा है, हीरोइन है वो भी, ठीक है ना। और किसी का ऐसी दिया था, उसमें अमिताभ बच्चन का भी दिया था, कपड़े के साथ करता था, किसी के इनर का, इनर, हाँ किसी का करता है इनर पहन करके, और अपने क्या जानते हो, इनर भी पहना है, साल लपेट में बैठा है फोटो खिंचाया वो देखा है, देखिए इनर का ये प्रचार करते हैं, और अपने साल लपेट के, मतलब इनर पहन लो, कितना ठंडा है कोई मतलब ही नहीं है। और उनका पता नहीं क्या नाम है, वो तेल का प्रचार करते, घुटनों के दर्द का, अब व्हील चेयर पे जा रहे हैं, जावेद अख्तर, जावेद अख्तर, तो जावेद अख्तर प्रचार करते हैं और अपने व्हीलचेयर पर ऐसे लेके जा रहे हैं। तो दो तीन लोगों ने दिया था ये विडंबना है कि प्रचार कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग उसी के पीछे घूम रहे हैं कि भाई शाहरुख खान कर दिया, अमिताभ बच्चन कर दिया, या फरहान ढेगानी कर दिया, तो बस बढ़िया ही, बस उसी की फायदा है, तो हम लोग वही करेंगे, बड़े से जड़ के रहते हैं हम लोगों को, ठीक है। जब गुड़ का है किसका किधर प्रचार कर देंगे ना सब। फॉर्चून का एक प्रोमो बैंड हो गया ना, गौतम गंभीर करता था, अब वो बचा अबे भाई उसको मतलब ये तेल यूज करने से कोई दिक्कत नहीं हुई, उसको हार्ट अटैक आया था। किसको? गौतम गंभीर को। तो उससे क्या होता है हार्ट अटैक? नहीं तो वो बोल रहा था कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ये है वो है,
हाँ। तो ऐड भी बैन हो गया। हाँ, तो बताओ ये भी मीडियम बना है, ये तो मैं बता रहा हूँ। चल देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे इसमें कि इन्वेस्टमेंट ऑफ अदर पार्टीज इन द कंपनी। कंपनी में जो अदर पार्टीज होती है वो कितना इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन इन्वेस्टर है, ठीक है। लिमिट ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता की सीमा, जिसमें ज्यादा कंपटीशन होगा ना उसके शेयर की वैल्यू कम होगी, और कम कंपटीशन होगा उसमें शेयर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कंपटीशन की लिमिट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अंशधारियों की संख्या, नंबर ऑफ शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर होल्डर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर का मतलब क्या हो जाएगा, ज्यादा शेयर होल्डर होंगे तो कम मिलेगा। भाई 1 लाख प्रॉफिट अगर 100 लोगों को बांटना हो और 1 लाख प्रॉफिट अगर 10 लोगों को बांटना हो तो फर्क नहीं हो जाएगा, वही चीज है। संचालकों की योग्यता, क्षमता एवं अनुभव, क्वालिफिकेशन, कैपेसिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द डायरेक्टर। जो डायरेक्टर है कंपनी के वो कितने अनुभवी हैं, कितने मतलब कि चालाक हैं, कितने मतलब कि गुणवान हैं, कितने एजुकेटेड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। शेयर की वैल्यू ऊपर ही घटती बढ़ती रहती है। अंशों की मांग एवं पूर्ति, डिमांड और सप्लाई ऑफ शेयर, ये तो जानते हो डिमांड सप्लाई, ये तो रूल एकदम हमेशा से रहा है कि जब भी किसी चीज की सप्लाई कम होगी डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस क्या होगी, हाई रहेगी। और अगर सप्लाई कम हो, सप्लाई ज्यादा हो जाए, डिमांड कम होगी, प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी है कंपनी के भविष्य में प्रगति की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोग्रेस ऑफ कंपनी इन फ्यूचर। कंपनी जिसमें पैसा हम शेयर खरीदना है, अगर उसका प्रोग्रेस अच्छा हो सकता है फ्यूचर में, ऐसा अनुमान है, तब भी शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लगता है कि नहीं इसका प्रोग्रेस नहीं होगा, घटे नहीं घटना है इसको, एकदम अपने चरम सीमा पर जा चुकी है, ठीक है ना। देखो कोई भी बिजनेस 4 सीमाओं से गुजरता है, सब कोई भी प्रोडक्ट हो कभी स्थिर नहीं रहते हैं, कोई भी कारोबार हो कभी स्थिर नहीं रहता है। 4 जीवन चक्र में इसको आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ साइकिल, इसको बोलते हैं, ठीक है ना, बिजनेस लाइफ साइकिल, ठीक है, BLC के नाम से जाना जाता है इसको। हाँ, या इसको एक और नाम जानते हैं PLC के भी नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी प्रोडक्ट हो उसके हिसाब से, यानी PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बताओ। किसी भी उत्पादन का जीवन चक्र, जीवन चक्र देखो ये डायग्राम द्वारा तो वो दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो होता है ना, देखो यही है उसकी लाइफ साइकिल। इसको 4 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा ये हो गया आपका कि ये जो शुरुआत का जो अभी है, कोई तो नया प्रोडक्ट निकाले हो, अभी इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है, परिचय चल रहा है इसका, ये ऐसा प्रोडक्ट होता है, लोग इसको इस्तेमाल करें, खरीदें, बताया जाता है, प्रचार किया जाता है। धीरे धीरे लोगों का इसमें विश्वास बन गया। जब विश्वास बन गया तो ये क्या हो गया, आपका बिक्री इसकी अब बढ़ गई, और इतनी बड़ी है एकदम चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अब कितनों प्रचार प्रसार कर लो, कितनों अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान बोले चले, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम लिमिट पहुंच चुकी है उसकी। जितना प्रचार प्रसार करना था जितना मतलब की मेहनत करनी थी, कोशिश करनी थी, और जितना प्रचार प्रसार करना था, जितनी भी अपनी स्टेटमेंट सब यहाँ पे लगा चुके हो, थोप चुके हो एकदम इंट्रोडक्शन वाले में, अपने प्रचार प्रसार में बताने में क्या है, बड़े बड़े एक्टर बुला करके सब करवा दिए ये सब काम। अब क्या हो गई, उसकी बढ़ गई। अब कोई और सोचोगे नहीं ठीक है, अभी तो इंडिया में हम लोग किंग खान को ले चले आए थे, या स्टार ऑफ मिलेनियम को ले चले आए थे, हो गया। तो अब सोचा चलो रोनाल्डो ले चले जाए, कुछ और जगह नहीं होगा कुछ, ठीक है ना। मैक्सिमम लिमिट पहुंच चुकी है आपकी। अब खर्चा तो हो सकता है कि बढ़ जाए और उसमें थोड़ा सा सेल बढ़ जाए, लेकिन जिस रेशियो में आप खर्चा करेंगे उस रेशियो में आपका नहीं बढ़ पाएगा। अभी रोनाल्डो को मेसी बुला खर्चा कराओगे तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसके हिसाब से जो आपको बढ़ना चाहिए रेशियो नहीं बढ़ पाएगा उतना, ठीक है ना। तो उतने तो बढ़ चुके हैं, खर्चा फालतू करके अपना नुकसानी करोगे, जिससे अब खर्चा करने की स्थिति नहीं होगा, मुश्किल चला हो। अब क्या होगा कि अब जो नया प्रोडक्ट है उसमें प्रोडक्ट में कुछ चेंजिंग करो। अब यहाँ से प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी डिमांड, गिना चल जाए, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो बहुत सारी कंपनियां बनाने लगी हैं। जब पहुंच चुका होता है, इसकी गुडविल बन चुकी होती है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट भी निकल जाते हैं उसके कंपैरेटिव, ठीक है ना। जब कंपटीशन बोलता है तो फिर उसकी और भी प्रोडक्ट मार्केट में होते हैं। अब मेरा प्रोडक्ट पहले 80 लोग खरीदते थे, अब एक दो कंपनी और आ गई, 70 हो गया, एक दो और कंपनी आ गई, 50 हो गया, क्योंकि उतनी ही तो पॉपुलेशन है, उसी पॉपुलेशन में इसको बटना है। तो अब इस मेरा प्रोडक्ट छोड़ करके अब लोग नए प्रोडक्ट में चक्कर में पड़ गए, मुझको भी कुछ नया करना पड़ेगा।
ये उसकी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है ना। कि आदमी जो है एक तो पहले इंट्रोडक्शन का होता है, फिर उसमें वृद्धि होती है, फिर चरम सीमा आती है, फिर क्या होता है उसमें गिरावट आती है। 4 स्टेज का है। जैसे हम लोग जिंदगी है, बचपन है, नौजवानी है, जवानी है, बुढ़ापा है, कब्र में पहुंच जाना है, ठीक है ना। हाँ, ये दुनिया की एकदम हकीकत है। इसमें तो कोई किसी का साइंटिस्ट हो चाहे कुछ भी हो, इनकार इसमें है ही नहीं। सबको इस से गुजरना है कि बचपन गुजारेंगे, नौजवानी होगी, फिर जवानी होगी, उसके बाद फिर बुढ़ापा आना ही आना है, ठीक है। ये अलग बात है बीच में कोई टपक जाए, चलते फिरते उठते बैठते, ये 4 स्टेज आते हैं। तो ऐसे ही प्रोडक्ट का भी होता है। बीच में अगर कोई नया प्रोडक्ट आया, मेहनत कर रहे हो, नहीं चल पाया, चरम सीमा पहुंचा ही नहीं, बीच में मर गया। लेकिन नॉर्मल तरह से अगर देखा जाए तो ये 4 स्टेज गुजरता है। कि सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्टरी होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, उसमें इंक्रीजिंग होती है, फिर उसके बाद फिर क्या आती है, मैच्योरिटी होती है, और उसके बाद डिक्लाइन होती है। ये 4 स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग PLC बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके ऊपर भी डिपेंड बता रहा है यहाँ पर कि पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोग्रेस ऑफ कंपनी इन फ्यूचर, यानी कंपनी के भविष्य में प्रगति की संभावना क्या है, ये भी डिपेंड करता है। फिर स्कोप ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर कंपनी, कंपनी पर सरकारी नियंत्रण सीमा क्या है। सरकार इस पर नियंत्रण ज़्यादा रहेगा, उस कंपनी की शेयर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। जितना फ्री रहेगी उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। देश में शांति और सुरक्षा की स्थिति, पोजीशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन द कंट्री। तो ये भी एक शेयर की वैल्यू घटने बढ़ने का रीजन है कि देश में अगर शांति सुरक्षा बनी रहेगी तब तो उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, वरना फिर क्या होगी, घटती जाएगी, ठीक है ना। पॉलिटिकल कंडीशन, राजनीतिक दशाएं भी डिपेंड करती रहती हैं, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, विनियोगों पर देश में प्रतिबंध, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से कंपनी की शेयर की वैल्यू क्या होती है, घट सकती है और बढ़ सकती है। तो फिर से एक बार देख लो, ऐसी बस दिखा दे रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ शेयर, यानी अंशों के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व। पहला आया क्या, नेचर ऑफ बिजनेस। दूसरा, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ कंपनी, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन प्रीवियस ईयर, नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ द कंपनी, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, गुडविल ऑफ द प्रोडक्ट produced by the company, investment of other parties in this company, limit of competition, number of shareholders, qualification, capacity and experience of the directors, demand and supply of share, possibility of progress of company in future, scope of government control over company, position of peace and security in the country, political condition, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, ठीक है ना। तो इसकी वजह से शेयर की वैल्यू क्या होती है, घटती बढ़ती है। अब इसमें आता है तुम लोगों का अंशों की मूल्यांकन की विधियां, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, हाँ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, यानी कितने मेथड से हम लोग शेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3 मेथड इसमें दिया हुआ है, कौन कौन सी, शुद्ध संपत्ति विधि यानी नेट एसेट्स मेथड, फिर नेक्स्ट क्या है, आय विधि, अर्निंग मेथड और उचित मूल्य विधि, फेयर वैल्यू मेथड। 3 मेथड से हम लोग निकालेंगे। एक मेथड और बताऊंगा तुम लोगों को, इसमें चौथा मेथड बताऊंगा, ठीक है ना, नाम नहीं आता है, तो वो 3 ही दिया गया है इसमें, ठीक है। कि नेट एसेट्स मेथड और अर्निंग मेथड और फेयर वैल्यू मेथड, ठीक है ना। तो इसमें दिया हुआ तुम लोगों को, तो कैसे निकाला जाएगा, तो अर्निंग को इसको इनकम मेथड लिख दो, क्योंकि मैं इसमें बांटूंगा अभी, अर्निंग और इनकम में थोड़ा डिफरेंट करूंगा मैं। अब इसमें जब जाऊंगा ना, तो इसमें 2 तरह से होगा, एक हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, और दूसरा दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग, इसलिए इसको अलग कर दिया। तो इनकम बेस्ड अगर रहेगी तो भी आपका, तो डिविडेंड के हिसाब से और अर्निंग के हिसाब से क्या रहेगा, कैसे रहेगा, तो इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, लगाएंगे कैसे कैसे इसको लगाया जाता है, ठीक है।
हाँ, तो आज टाइम पर थोड़ा था, बहुत टाइम लेट हो जाती है 15 मिनट 9 बजे हाँ 9 बजे नहीं तुम लोग ये माना चलो मान के चला करो 9:30 बजे क्लास है अरे सर 9 बजे कर दीजिए ताकि 10 बजे तक सब आ जाए ठीक है ना सर की 10 शर्ट बजे की तुम लोग और आते हो कल्ला। उसके बाद फिर 7 बजे तक 7 बजे तक अरे आते चुप हो रहो लोग फिर दूसरी। 9:30 तक क्लास है ठीक है ना देख सबको बता बन देना गया 9:30 से उठा ले सर 9 बजे नहीं होगी कुर्सी। हाँ? हुआ क्या सर उसका क्या अगर नहीं तो हाँ, मान लो अच्छा 10 अरे बजे ना मान के नहीं अबे नहीं बंद कर 10 बजे जाएगा अरे सर आप 9:30 की 9 तक कर दीजिए कर होना चाहिए अरे यार क्या कर कभी तेरी बंद कर दूँ हाँ हाँ बंद करो रे